नहीं रोकने की वार्निंग दे दी है। मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम खत्म करने तक हमला, हिजबुल्लाह पर लगातार हमले जारी रखने का ऐलान और ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराने का भी दावा। כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק, וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין, והיד עוד נטויה. समझौते से पहले सीज फायर नहीं होगा। इजरायल के राजदूत रुबेन अजार का TV9 पर यह संसदीय दावा। ईरान में 2 लक्ष्य हासिल करके रहेंगे यूएस और इजरायल। ईरान में रिजीम चेंज, न्यूक्लियर प्लान को खत्म करना टारगेट। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई मतभेद नहीं। People will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that. Time and again, we've seen that there is nearly no gap between the two because we agree on the aims of this operation, and that is to remove 2 existential threats. For us, are existential, but I think for the United States and the rest of the world, they are strategic threats, and we are concentrated in removing these 2 threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now this can end with an agreement or without an agreement. Okay, I think it's fair that the President of the United States is trying to get an agreement. We support that. But it doesn't mean that we're going to get into a ceasefire immediately before an agreement is reached. अशोक सर, आज के हालात को देखते हुए सवाल यही, will they reach to an agreement? क्योंकि समझौते से पहले सीजफायर नहीं होगा, ये साफ हो चुका है सर। जी, इस समय तो बहुत मुश्किल लगता है जो किसी प्रकार का एग्रीमेंट, क्योंकि ईरान अपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पर अड़ा हुआ है और अमेरिका वहां पर बता रहा है अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पर। अभी इजराइल ने जो बताया है उनका भी ये कहना है जो वहां पर ईरान को बहुत हद तक उन्होंने डिकैपिटेट कर दिया है, उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को तो खत्म कर दिया है और उनकी जो सारी स्ट्रेंथ और पावर है, मिलिट्री पावर है, उसको भी उन्होंने काफी हद तक क्षति पहुंचाई है। परंतु जो ईरान मांग रहा है, जो अगर ईरान वहां पर एकदम ऐसा हावी हो जाता है तो सारे जो देश हैं जिनके साथ, जो खाड़ी देश हैं जिसके साथ उनके संबंध अच्छे बेहतर होने लगे थे, वो फिर से ठीक अच्छे संबंध नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है जो ईरान ने कैसे हमले किए हैं, कतार के ऊपर कैसे हमला किया है, ओमान जो कि नेगोशिएट करता था, यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा हमले किए हैं, सऊदी अरेबिया पर भी हमले हुए हैं। तो ईरान की जो मैक्सिमल पोजीशन है, कोई अगर ये समझता है जो वो मान लिए जाएंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और जो अमेरिका की हैं वो भी मान लिए जाएंगे, वो भी ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो इसमें ये मुश्किल होगी आगे चलते हुए, देखते हुए अगले 2-3 दिन में शायद हालात थोड़े से और साफ हो जाए। जो सर, इस हालात में क्या खाड़ी देशों के लिए अब समय नहीं आ चुका फैसला लेने का? ये सर इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इजराइल भले ही अपने मोटिव्स को अचीव करने की उपलब्धि के तौर पर बात सामने रख रहा है, लेकिन ईरान ने भी तो इस स्तर पर इन सबको मुश्किल में डाल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये दावे करने पड़ रहे हैं क्योंकि ग्लोबली इसका असर दिख रहा है सर। और मिडिल ईस्ट और गल्फ स्टेट्स जहां पर इस वक्त स्टैंड करते हैं, उनकी तैयारी को लेकर भी थोड़ी देर पहले मैंने खबर बताई सर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो खाड़ी देशों के लिए आ गई है, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल ही जैसा उनके यहाँ पर स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, वो सब तो एकदम तबाह हो गई है, वो तो एकदम खत्म हो गई है। और उसके अलावा ईरान इतना हावी होता जा रहा है जो इनका तो एकदम अस्तित्व ही खत्म हो गया है। मतलब दे आर एट द रिसीविंग एंड, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये उनके लिए जो सिचुएशन है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसा आपने बताया, वो जरूर सोच रहे होंगे जो कैसे न केवल अपना बचाव किया जाए परंतु ईरान के विरुद्ध भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं। जैसे आपने अभी बताया, यूनाइटेड अरब एमिरेट सोच रहा है जो उनके जो सारे एसेट्स हैं उनको हम एकदम वो कर दें, उनको फ्रीज कर दें। तो इससे कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर पुशबैक होगा, कुछ ना कुछ तो असर डालेंगे। हालांकि बैटलफील्ड पर वो नहीं जाए जिससे कि अपने को और एक्सपोज नहीं करें, परंतु फिर भी किसी ना किसी प्रकार से
जो ईरान के पास शक्ति है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता सर, लेकिन यही फैसले क्या सिचुएशन को और एस्केलेट नहीं कर सकते? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब खाड़ी में ही ब्रिटेन ने बड़ी सैन्य तैनाती बढ़ाई है और ईरानी मिसाइल खतरे के बीच एयर डिफेंस भेजा है। एक और बड़ी खबर है, कई देशों में डिफेंस सिस्टम तैनात करने का दावा, जहां ड्रोन हमलों से निपटने की ब्रिटेन की तैयारी भी तेज हो चुकी है और मिडिल ईस्ट में सैन्य जमावड़ा और बड़ा। तो मिडिल ईस्ट में ही ब्रिटेन की जंगी तैयारी। खबर क्या है? खाड़ी देश में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात ब्रिटेन कर रहा है। स्टामर ने बहरीन और कुवैत और सऊदी अरब में तैनाती की पुष्टि भी की है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए ब्रिटेन का यह फैसला। ब्रिटेन ने कुवैत में रैपिड सेंट्री एंटी ड्रोन सिस्टम भेजने का ऐलान किया है। ब्रिटिश वॉरशिप HMS ड्रैगन पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किया गया है और साइप्रस की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 500 एयर डिफेंस कर्मी भी भेजे गए। हालांकि क्षेत्र में पिछले 15 साल से सबसे ज्यादा यूके के लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं और यूके के पायलट्स करीब 900 घंटे उड़ान भरकर क्षेत्रीय सुरक्षा मिशन में जुटे हैं।